शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी आपकी चल रही थी, लगभग 4 पार्ट इसके आ चुके हैं, जिसमें हमने भाषा, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रवृत्ति, इन सब का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, और हमने हिंदी भाषा में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी आपको बता दिया। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। उसके बाद हमने अगला क्रम देखा था हिंदी का विकास। ठीक है, यहाँ देखें हिंदी का विकास, यहाँ तक मैं पार्ट 4 तक बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्ट को बस देख लीजिए। देखिए, अब अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप शुरू से पढ़िए, बीच बीच में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा है तो हम पहले भाषा जाने, भाषा क्या होती है, फिर अब हिंदी को जानेंगे और हिंदी के विषय में बोलियां सब इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम व्याकरण की तरफ आएंगे, व्याकरण खत्म करने के बाद साहित्य देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी का विकास हमने बताया था, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ठीक है, हिंदी यहाँ पे आके हुई, शुरुआत कैसे हुई, संस्कृत से। इसीलिए कहा जाता है, हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा और लिखवा भी दूंगा, कि हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, मतलब संस्कृत से शुरुआत होकर हिंदी बनी। मतलब हमारी जो क्या है सबसे प्राचीनतम भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। ठीक है, ये चीज मैंने पीछे के पार्ट में सब बता रखी है। ठीक है, वही मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए हमने ये भी बताया था कि इसका स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमारा जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है वह माना गया है ऋग्वेद। ठीक है, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व के आसपास था। ठीक है, और जिसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद और इसकी भाषा संस्कृत थी, इसीलिए माना जाता है कि संस्कृत से ही सारी भाषाओं का विकास हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ मतभेद भी हैं, हो भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई लिखित प्रमाण हमको नहीं मिला कि संस्कृत के पहले भी कोई भाषा थी। ठीक है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। लिखित प्रमाण कहाँ से मिला है, यहाँ से ऋग्वेद से, इसलिए इसको आधार माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार संस्कृत हमारी क्या थी, पहली भाषा थी। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। हालांकि इसके पहले भी कोई भाषा रही होगी, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक मैं चीज बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के अनुसार, कि कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे कि प्राकृत प्राकृत और पाली के बीच की ऐसी कोई भाषा थी जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब आप पाली और प्राकृत के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब आप सोच पाएंगे कि हाँ हो सकता है ऐसा थी, क्योंकि यह बहुत निम्न कैटेगरी की भाषा थी, जैसे कहते हैं ना अनपढ़ लोगों की भाषा। ठीक है, तो भाई शुरू में तो सब अनपढ़ ही रहे होंगे, इतना जल्दी कोई शिक्षित तो हुआ नहीं होगा। उसमें बहुत बहुत ही जान लीजिए एकदम आदि मानव वाला हिसाब किताब था। तो माना जाता है कि प्राकृत भाषा हो सकती है पहले की रही हो, लेकिन कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, इस अनुसार संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, यहां तक मैंने बता दिया था। अब देखिए, क्योंकि हम हिंदी की तरफ पढ़ रहे हैं, हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसीलिए हम एक एक भाषा को देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, इस तरीके से देखते आएंगे। ठीक है, ये जो संस्कृत है ये हमारी आर्यकालीन भाषा है और प्राचीन आर्यकालीन भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हम कह सकते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में ईस्वी में 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच। ठीक है, इसका कालखंड यही है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपसे पूछ दे तो संस्कृत है, कालखंड पूछ दे 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, इसमें वैदिक और लौकिक दोनों आ जाते हैं। ठीक है, वैदिक लौकिक अभी हम देखेंगे कि क्या इनका तात्पर्य है। ठीक है, तो आगे मैं आपको जब ये पूरी भाषा पता लूंगा तो मैं आपको एक चार्ट बनवा दूंगा आर्य भाषा काल का। ठीक है, तो उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, तीनों को डिवाइड करके एक चार्ट के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन पहले आप इन सबको देख लीजिए। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, संस्कृत हमारी क्या है, आदि जननी वाली भाषा है, मतलब सबसे प्राचीन भाषा है, यहीं से भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, और ये वेद सबसे हमारा प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक, आइए अब देखते हैं वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत। देखिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात करें तो हम उसमें संस्कृत को पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में संस्कृत भाषा आती है।
अब संस्कृत में हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जानेंगे। ठीक है, देखिए आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए जितना जरूरी है वो सारे कॉन्टेक्ट आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप साहित्य पढ़िए या इतिहास में जब वेद वगैरह पढ़ाए जाएंगे वहां भी कुछ इसके बारे में बता दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए संस्कृत में हम वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसका कालखंड अगर आपसे पूछ दे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ये आपकी वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, देखिए इसमें वैदिक साहित्यों की रचना हुई, इस कारण इसका नाम वैदिक संस्कृत पड़ गया। इसके अन्य नाम आप वैदिकी कह सकते हैं, वैदिक कह सकते हैं, कहीं कहीं छंदस्य भी दिया रहता है, तो इसके नाम जो है अन्य नाम भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है वैदिक संस्कृत के अन्य नाम वैदिकी, वैदिक आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसमें मैंने बताया वेदों की रचना की गई, वैदिक साहित्य लिखे गए। आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। ठीक है, इसलिए अर्थात इसमें वैदिक साहित्य भी लिखे गए, तो इसका नाम वैदिक संस्कृत पड़ गया। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत बस इतना जानिए कि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और आपका कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अन्य नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा लौकिक संस्कृत के बारे में। तो लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका कालखंड था। लौकिक संस्कृत में जो है, लौकिक संस्कृत के जो अन्य नाम है वो उन्हें ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत भी कह सकते हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत या तो उसका नाम ब्राह्मण संस्कृत भी दिया रहेगा या उत्तर संस्कृत भी दिया रहेगा। अब लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसमें रामायण, महाभारत लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषदों की रचना हुई जिनकी संख्या लगभग 108 है, उपवेद लिखे गए 4 उपवेद हैं, 18 पुराण लिखे गए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेदांत लिखे गए 8। ठीक है, इन सारे चीजों की रचना हुई है और इसी कारण इसे ब्राह्मण संस्कृत भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्मकांड, उपनिषद वगैरह और यहाँ पे पुराण, वेदांग, उपवेदों की रचना हुई, इस कारण इनको ब्राह्मण संस्कृत या कहीं के उत्तर संस्कृत भी इसका नाम दे देता है। ठीक है, तो संस्कृत के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है संस्कृत। संस्कृत के अंतर्गत आपने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को देखा। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व कालखंड है, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यहाँ से आपकी संस्कृत भाषा का एक संक्षिप्त परिचय समाप्त होता है, जहां तक आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पूछ देगा आरण्यक, उपनिषद या वेदांग, इन सब की रचना किसमें हुई, तो आप कहेंगे लौकिक संस्कृत में हुई, या ब्राह्मण संस्कृत में हुई, या यहाँ पे एक नाम और है इसका उत्तर संस्कृत में हुई। अगर पूछ देगा वेदों की रचना तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृत में, क्योंकि वैदिक साहित्य इसी में लिखे गए। ठीक है, कालखंड पूछ देगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चारों वेदों की रचना हुई, अन्य नाम भी इसका नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम दूसरी भाषा, क्योंकि हिंदी का विकास प्रथम संस्कृत से, आदिजन्य संस्कृत है हिंदी की, उसके बाद हम पाली। ठीक है, संस्कृत से पाली, मतलब ये क्या विकास का क्रम चल रहा है। अब संस्कृत से पाली की तरफ हम आते हैं, तो पाली को बताते हैं। देखिए संस्कृत हालांकि विद्वानों की भाषा मानी जाती है संस्कृत। ठीक है, क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा क्लिष्ट है, हर व्यक्ति तो नहीं बोल सकता, आज भी बहुत लोग नहीं बोल पाते, बहुत सारी संख्या में संस्कृत लोग नहीं बोल पाते, हालांकि ये सबसे हमारी प्राचीन भाषा है। ठीक है, देखिए इसी से विकास हुआ है भाषा का, लेकिन बहुत विडंबना है कि ये बहुत लोगों को बोलने नहीं आती। ठीक है, तो संस्कृत से अब जब पाली आएगी तो कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो पाली आई होगी। भाई जैसे बहुत लोग खड़ी हिंदी नहीं बोल पाते तो उसका विकल्प निकाल लेते हैं अपनी मातृभाषा को। ठीक है, और वो भोजपुरी या खड़ी हिंदी को मिला के बोलने लगते हैं। यही सेम कारण यहाँ भी रहा होगा, जो संस्कृत जिनके बस की नहीं रही होगी तो पाली भाषा, ऐसी कोई टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगे होंगे जिसे देशज भाषा कहा जाता होगा, तो इसी से संस्कृत क्या हो गई, पाली भाषा हो गई। तो संस्कृत तो विद्वानों के अंतर्गत आती थी, पाली भी ऐसी नहीं, पाली अनपढ़ों की भाषा थी, लेकिन फिर भी पाली संस्कृत के अपेक्षा कुछ कम स्तर की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाली भाषा। देखिएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के काल के बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत हमने किस भाषा का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। अब आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें हम देखेंगे पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, मतलब पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों भाषाएं किसके अंतर्गत आ जाती है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अपभ्रंश में भी पूर्व की प्राकृत भाषा को गिना जाता है, उसे अपभ्रंश में रखा जाता है, हालांकि जब मैं अपभ्रंश बताऊंगा तो आपको विस्तृत समझा दूंगा। ठीक है, तो इतना जानते रहिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो होता है उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आ जाती है। ठीक है, अपभ्रंश का पूर्व प्राकृत रूप। ठीक है, तो अब देखिए ये होती क्या है, जैसे पाली, संस्कृत हमने देख लिया, संस्कृत बाद आती है पाली भाषा। क्योंकि पाली को प्रथम देसी जनभाषा भी कहा जाता है, पाली भाषा को, इसका कालखंड होता है 500 ईस्वी पूर्व से
पहली शताब्दी तक, मतलब अब यहाँ ईस्वी पूर्व समाप्त हो चुका है, अब शताब्दी आरंभ हो चुकी है, ठीक है। तो 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक क्या है, पाली भाषा का कालखंड है। पाली को आम जनों की भाषा या देशी भाषा भी कहा गया है। देखिए, जब पाली प्रथम भारत की देशी भाषा है तो संस्कृत क्या थी, ये भी एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि जो प्रथम देशी भाषा भारत की क्या थी, पाली थी। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, भारत की प्रथम देशी जन भाषा पाली है, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए, संस्कृत जो थी वो विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि संस्कृत को हर आम व्यक्ति तो नहीं उपयोग कर सकता, विद्वानों को जिनके पास अच्छी उसकी जानकारी रहेगी वही उसके बोलचाल में प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। तो आम जन अपनी सुविधा के लिए किसी भाषा का विकास कर लिए होंगे, ठीक है, वही भाषा क्या होगी, देशी भाषा बन गई होगी, जिसे पाली नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। तो पाली क्या थी, आम जन लोगों की भाषा थी, मतलब उसी एक समुदाय में जो आम जन थे, जिसे मान सकते हैं कुछ अशिक्षित वर्ग भी उसमें रहे होंगे, जिन्होंने एक सरल भाषा को अपना जन्म दे दिया, वो पाली भाषा कहलाई, ठीक है। और जो संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत पाली से पहले की थी, तो संस्कृत क्या थी, विद्वानों की भाषा कही गई, जिसमें वेदों की रचना हुई, आप देखे होंगे उपनिषद लिखे गए, मतलब क्या उसमें विद्वानों वाले सारे काम हुए। लेकिन पाली भाषा एक सरलतम रूप था, ठीक है, मतलब आम जन के भाषा थी, जिसे इसीलिए इसे कहा जाता है देशी या जन भाषा कहा जाता है, मतलब एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए पाली भाषा आ गई, ठीक है। पाली भाषा का विकास तब हुआ अधिकतर जब बौद्ध धर्म के लोगों ने इसे अपनाया और प्रचार प्रसार शुरू किया। भगवान महात्मा बुद्ध जी ने इसे अपनाया और इसमें त्रिपिटक की रचनाएं हुई, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये सब लिखे गए। तब पाली भाषा का क्या हुआ, जब साहित्यिक रचनाएं आरंभ हो गई, इनका विकास होने लगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा का प्रचार प्रसार किया, इसमें त्रिपिटक लिखे गए, महात्मा बुद्ध ने इसमें पाली भाषा में बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं, ठीक है। तो बस पाली भाषा में आप इतने जानते रहिए। आपकी परीक्षा के व्यू से भारत की प्रथम देशी जन भाषा कौन सी है, पाली भाषा है। पाली भाषा को बौद्ध धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनाया, प्रचार प्रसार किया। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में हुई, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब आप जानते होंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी ने बहुत सारे उपदेश दिए, पाली भाषा में दिए। पाली एक क्या है, सरलतम रूप है, ठीक है। बस संस्कृत के बाद पाली हो गया। पाली के बाद अब आती है तीसरी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा मैंने लिख दिया है। प्राकृत भाषा का कालखंड, चूंकि शताब्दी आरंभ हो चुकी थी, पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। प्राकृत, प्राकृत को प्राक धनकृत में अगर समझे, इस शब्द को प्राक धनकृत, ठीक है, प्राक मतलब पूर्व में और बनी हुई भाषा, प्राकृत, प्राकृत मतलब प्राक और कृत, प्राक मतलब पूर्व में और कृत मतलब बनी हुई, निर्माण की हुई भाषा। तो प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ, जिसका अर्थ होता है पहले से बनी हुई भाषा, मतलब इसका कोई ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं था अभी कितनी पूर्व की भाषा थी, हो सकता है संस्कृत से पूर्व हो। प्राकृत का ही कुछ रूप पाली में है, ठीक है, प्राकृत का ही अंश पाली को लिया जाता है, ठीक है। तो प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है पहले से बनी हुई भाषा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध से पहले आया था, लेकिन जैन धर्मों में जो शिक्षित वर्ग हुआ, तब तक बौद्ध धर्मों में शिक्षित वर्ग आ चुका था, साहित्यिक रचनाएं हो चुकी थी, ठीक है। मतलब जैन लोगों में जब शिक्षित वर्ग आया, तब उसने क्या किया, प्राकृत भाषा को अपनाया, तब से प्राकृत भाषा जाने जाने लगी, ठीक है। इसे मलेच्छों की भी भाषा कहते हैं। यहाँ मैंने एक जो बताया उसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले था, तो अगर पाली भाषा को बौद्ध धर्म ने अपनाया तो जैन धर्म किस भाषा में था, भाई जैन धर्म में शिक्षित वर्ग जब आया, तब तक क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हो चुका था, ठीक है। और तब जैन धर्म के लोगों ने किस भाषा को अपनाया था, प्राकृत भाषा को अपनाया था। बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा का प्रचार प्रसार किया था। कहीं ना कहीं प्राकृत का ही अंश पाली भाषा में, प्राक बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है, लेकिन कोई लिखित इसका साक्ष्य नहीं मिला। जब जैन धर्म से प्रचार प्रसार आरंभ हुआ, साहित्यिक रचनाएं, तमाम तरीके के क्रियाकलाप आरंभ हुए, तब प्राकृत भाषा क्या आई, प्रकाश में आई, ठीक है। मैलेच्छों की भाषा किसे कहा जाता है, प्राकृत भाषा कहा जाता है। आमजन की भाषा या देशी भाषा किसे कहा जाता है, पाली भाषा को कहा जाता है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, प्रथम भाषा कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहेंगे, जब ये शब्द आ जाए देशी जन भाषा, तब पाली मानेंगे, ठीक है। और आपका प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वैदिक, ठीक है, जिसके रचना मैंने अभी आपको संस्कृत में बताई, ठीक है। तो ये था आपका संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत तक विकास, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, हमने बता दिया। कालखंड आप जानते रहे, कभी कभी कालखंड ही भूल देता है। अब आता है अपभ्रंश, यहाँ से महत्वपूर्ण है थोड़ा, अपभ्रंश अवहट केंद्रीय, ठीक है। अपभ्रंश को आप ध्यान से देखिएगा।
और बाकी तो महत्वपूर्ण सारे जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं मैं सारे को बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब भ्रंश को हम अगले पार्ट में देखेंगे, आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही।